श्रम के बिना कुछ भी समृद्ध नहीं होता। ये शब्द हैं प्राचीन यूनानी नाटककार सोफोक्लीस के, और देखिए ये आज भी कितने सच हैं। नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के श्रम कानूनों में हुए एक बहुत बड़े बदलाव पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। ये है 4 नए लेबर कोड्स। हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही अच्छा लेख है जो इन सुधारों का विश्लेषण करता है। देखिए, जो पुराने 29 श्रम कानून थे वो एक तरह से उलझे हुए धागे की तरह थे। अब उन्हें सुलझाकर 4 कोड्स में बांटा गया है। आज की हमारी चर्चा का मकसद एक तराजू को समझना है। एक पलड़े पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब भारत को निवेश के लिए एक अच्छी जगह बनाना, और दूसरे पलड़े पर है हमारे देश के करोड़ों मजदूरों के अधिकार और उनकी सामाजिक सुरक्षा। ये नए कानून इस संतुलन को कैसे साधते हैं, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए तो ये विषय मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कोड से, जो सीधे सीधे वेतन से जुड़ा है, कोड ऑन वेजेस। ये कोड वेतन, न्यूनतम मजदूरी, इन सब से जुड़े 4 पुराने कानूनों को एक करता है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या है? जी, पहले ये सिर्फ कुछ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स पर ही लागू होता था, मतलब गिने चुने कामों पर जी, जैसे बीड़ी बनाने का काम या कंस्ट्रक्शन। पर अब चाहे कोई रेस्टोरेंट में काम करे या किसी आईटी कंपनी में, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार सबको मिलेगा। तो ये एक तरह से यूनिवर्सल हो गया। बिल्कुल, ये मजदूरी के अधिकार को सार्वभौमिक बना रहा है। और इसी में एक नेशनल फ्लोर वेज की भी बात है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। अब केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन की एक बेसलाइन तय करेगी। एक आधार रेखा। सही कहा, इसे फ्लोर वेज कहा जाएगा, और कोई भी राज्य सरकार इससे कम न्यूनतम वेतन नहीं रख पाएगी। इससे जो राज्यों के बीच कम मजदूरी देकर निवेश खींचने की होड़ होती थी, मतलब एक रेस टू द बॉटम, शायद वो रुकेगी। अच्छा, तो ये पलायन पर भी असर डाल सकता है? हाँ, हो सकता है कि मजदूरों को बेहतर वेतन के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत कम पड़े। एक और बात, वेतन की जो परिभाषा है उसे भी बदला गया है ना? जी, और ये एक तकनीकी लेकिन बहुत जरूरी बदलाव है। अब वेतन की एक साफ और एक जैसी परिभाषा है, जिसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो पीएफ और ईएसआई जैसे सामाजिक सुरक्षा योगदान की गणना होती है, उसमें एक रूपता आएगी। कंपनियां मूल वेतन को कम दिखाकर अपना योगदान नहीं बचा पाएंगी। और एक नियम ये भी है कि कुल वेतन से कटौतियां 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब टेक होम सैलरी सुरक्षित रहेगी। और काम के घंटे? काम के घंटे एक दिन में 8 तय किए गए हैं, कुछ मामलों में 12 तक हो सकते हैं, लेकिन सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं। और अगर इससे ज्यादा काम होता है तो कम से कम 2 गुना ओवरटाइम देना ही होगा। और वो वेतन पर्ची वाली बात भी है। हाँ, अब वेज स्लिप देना अनिवार्य है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या कागज पर। ये रोजगार का एक पक्का सबूत है। तो ये तो हुई वेतन की बात, लेकिन असली सुरक्षा तो भविष्य की होती है। और यहीं पर दूसरा कोड आता है, सामाजिक सुरक्षा संहिता। इसमें गिग वर्कर्स को लेकर काफी चर्चा है। सही पकड़ा आपने। इस कोड का सबसे बड़ा और मैं कहूंगी प्रगतिशील कदम यही है। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है। जैसे बोट डिलीवरी वाले या कैब ड्राइवर? बिल्कुल। सोचिए, जो दिन रात हमारे लिए खाना पहुंचाता है, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसकी कोई सुरक्षा नहीं थी। ये कोड उसी के लिए एक सेफ्टी नेट बनाने की पहले कोशिश है। ये तो बहुत जरूरी कदम है, पर ये सेफ्टी नेट बनेगा कैसे? पैसा कहाँ से आएगा? यहीं पर इसका सबसे आकर्षक प्रावधान है, एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड। जी, इसमें सरकार तो योगदान देगी ही, पर जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं जैसे उबर, जोमैटो, उन्हें भी अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा इस फंड में देना होगा। अच्छा, तो अब इन कंपनियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। हाँ, इस पैसे से इन वर्कर्स के लिए जीवन बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ जैसी योजनाएं बनेंगी। और जो फिक्स टर्म कर्मचारी हैं उनके लिए भी कुछ बदला है? हाँ, ये भी एक बड़ा बदलाव है। पहले ग्रेच्युटी का लाभ सिर्फ 5 साल की लगातार सेवा के बाद मिलता था, जो कि परमानेंट कर्मचारियों के लिए था। सही, लेकिन अब फिक्स टर्म कर्मचारी को सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही उसका अनुपातिक ग्रेच्युटी मिलेगा। ये स्थायी और अस्थायी के बीच के अंतर को कम करता है। ये सब तो मजदूरों के हक की बातें हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इसमें क्या है?
उसके लिए वेब आधारित निरीक्षण की व्यवस्था है और जो इंस्पेक्टर होते थे उनका नाम अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया गया है। मतलब उनका काम सिर्फ सजा देना नहीं, मदद करना भी होगा। बिल्कुल, सोच यही है। चलिए, ये तो हुई सुरक्षा की बात। अब उस कोड पर आते हैं जिस पर सबसे ज्यादा बहस हुई है, औद्योगिक संबंध संहिता या इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। ये हायर एंड फायर वाली बात सबसे ज्यादा विवादित है ना? हाँ बिल्कुल। और इसका मुख्य कारण ये है कि अब 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को छटनी या अपनी कंपनी बंद करने के लिए सरकार से पहले इजाजत नहीं लेनी होगी। और पहले ये सीमा सिर्फ 100 कर्मचारियों की थी। जी, तो ये एक तरह से दोधारी तलवार है। उद्योग जगत कहता है कि इससे उन्हें लचीलापन मिलेगा। मतलब जरूरत के हिसाब से रखने और हटाने में आसानी होगी। हाँ, बाजार की मांग के अनुसार वो तेजी से फैसले ले सकेंगे। इससे वो ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। लेकिन श्रमिक संघों का नजरिया तो एकदम उल्टा है। वो कहते हैं कि इससे तो नौकरी की सुरक्षा ही खत्म हो जाएगी। उनका यही डर है कि नियोक्ताओं के लिए किसी को भी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। पर क्या इसका एक अनपेक्षित परिणाम ये नहीं हो सकता कि कंपनियां जानबूझकर 299 कर्मचारियों पर ही रुक जाएं? ये एक बहुत वाजिब चिंता है। इसे थ्रेशोल्ड इफेक्ट कहते हैं। ये संभव है कि कुछ कंपनियां विस्तार करने से बचें ताकि वो नियम के दायरे में ना आए। हाँ, हालांकि सरकार का तर्क है कि लचीलेपन से कंपनियां ज्यादा लोगों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित होंगी। असली संतुलन कहाँ बैठता है ये तो समय ही बताएगा। इसी कोड में हड़ताल से जुड़े नियमों को भी कड़ा कर दिया गया है। जी, अब किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में हड़ताल करने से पहले 60 दिन का नोटिस देना जरूरी होगा। पहले ये सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए था। हाँ, जैसे बिजली पानी। इतना ही नहीं, हड़ताल की परिभाषा को भी वसी कर दिया गया है। अब अगर 50% से ज्यादा कर्मचारी एक साथ मास कैजुअल लीव ले लेते हैं तो उसे भी हड़ताल माना जाएगा। बिल्कुल। सरकार का कहना है कि ये अचानक होने वाली हड़तालों को रोकने के लिए है, लेकिन श्रमिक संघ इसे अपने संवैधानिक अधिकार पर हमला मानते हैं। इसमें एक नेगोशिएटिंग यूनियन का भी कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? इसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी में कई यूनियन है तो सिर्फ वही यूनियन मैनेजमेंट से बात करेगा जिसके पास 51% या उससे ज्यादा कर्मचारियों की सदस्यता हो। और अगर किसी के पास इतना बहुमत नहीं है तो एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगी जिसमें 20% या उससे ज्यादा सदस्यों वाले यूनियनों के प्रतिनिधि होंगे। इससे छोटे यूनियनों की सौदेबाजी की शक्ति कम हो सकती है। तो ये थे रोजगार के नियम। लेकिन जहां लोग काम करते हैं वो जगह कैसी हो, मतलब सुरक्षा, स्वास्थ्य। और यहीं पर हमारा चौथा और आखिरी कोड आता है, OSH कोड। बिल्कुल, OSH कोड यानी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता। ये रोजगार के कहाँ से जुड़ा है, यानी वर्कप्लेस के माहौल से। इसका मुख्य उद्देश्य 13 पुराने कानूनों को मिलाकर एक सिंगल रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फाइलिंग की व्यवस्था बनाना है। तो ये सीधे सीधे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। हाँ, इससे कंपनियों के लिए लाइसेंस लेना और रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा। इसमें ठेकेदारों के लिए भी कुछ बदला है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर कानून की सीमा 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। इसका क्या असर होगा? इसका मतलब है कि जो छोटे ठेकेदार 50 से कम कर्मचारी रखते हैं, उन पर अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर कानून के सख्त नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन यहाँ एक और बड़ा बदलाव है। अब नियोक्ता कुछ शर्तों के साथ अपनी कोर एक्टिविटीज में भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख सकते हैं। कोर एक्टिविटी का कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए एक कार बनाने वाली कंपनी है। उसकी कोर एक्टिविटी है कार असेंबल करना। पहले वह इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रख सकती थी। वो सिर्फ कैंटीन या साफ सफाई जैसे कामों के लिए रख सकते थे। सही कहा। अब कुछ स्थितियों को छोड़कर वो अपनी मुख्य गतिविधियों के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर का इस्तेमाल कर सकती है। तो ये उद्योग जगत को और लचीलापन देने की कोशिश है। हाँ, लेकिन इस OSH कोड में कुछ बहुत सकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे अब महिलाओं को उनकी सहमति और सुरक्षा सुनिश्चित करके रात की पाली में काम करने की अनुमति दी गई है। सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद। जी, इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छा कदम माना जा रहा है। जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा वो है हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर देने का नियम। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को भरता है। अब एक दिहाड़ी मजदूर के पास भी अपने रोजगार का एक कानूनी सबूत होगा, जिसमें उसका वेतन और दूसरी शर्तें लिखी होंगी। बिल्कुल। और कुछ उद्योगों के कर्मचारियों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच का भी प्रावधान है। तो इन चारों कोड्स को अगर हम एक साथ देखें तो तस्वीर क्या बनती है? कुल मिलाकर ये भारत के श्रम बाजार को सरल और अधिक लचीला बनाने की एक बहुत महत्वाकांक्षी कोशिश है।
एक तरफ नियमों को आसान बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने का प्रयास है, तो दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा का दायरा गिग वर्कर्स तक बढ़ाकर उसे प्रासंगिक बनाने की कोशिश है। तो क्या ये तराजू संतुलित है? देखिए, कागज पर संतुलन बनाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन इन सुधारों का असली मूल्यांकन 2 पैमानों पर होगा। पहला, क्या ये वास्तव में निवेश लाते हैं और रोजगार पैदा करते हैं, और दूसरा, क्या ये मजदूरों के अधिकारों को जमीनी स्तर पर मजबूत करते हैं। असली चुनौती इसी संतुलन में है। बिल्कुल, और इसका असली पता तो इनके लागू होने के बाद ही चलेगा। सही कहा। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये श्रम कोड भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की राह पर आगे ले जाएंगे, या फिर ये श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को और कम कर देंगे? इसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा। इस तरह के और गहन विश्लेषण के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इन लेबर कोड्स पर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।